हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा और आज मैं बात करने जा रही हूं टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी की, क्योंकि इन दोनों ने एक बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट हासिल की है और वो है 5 स्टार रेटिंग। और सिर्फ 5 स्टार रेटिंग नहीं है, ये अब तक की इंडिया में जितनी भी कार्स ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट की है उनमें सबसे बेहतर निकल कर आई है, यानी कि बिल्कुल नंबर 1। तो इस पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहन सावरकर। मिस्टर सावरकर, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। Mohan Savarkar sir is the head for production for the internal combustion engines for Tata Motors. So he's the right guy to talk about this. Sir, पहला सवाल आपसे ये, पहले तो congratulations, many congratulations, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी पर काफी फोकस बढ़ रहा है। आप लोग ने पायनियर किया है इसको, ऑलमोस्ट सबसे पहले आपने ही ग्लोबल एनकैप से टेस्टिंग शुरू करवाई और उसके बाद फिर इट हैज कॉट ऑन क्वाइट रिमार्केबली। नाउ आई वांट टू नो कि क्या आपको टाटा हैरियर और सफारी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े थे फॉर गेटिंग द 5 स्टार रेटिंग? व्हाट पूरा प्रोसेस क्या था? थोड़ा लंबा आंसर देना पड़ेगा आपको, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मतलब जी-एन-कैप या किसी भी क्रैश की बात करते हैं, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ मैनेजिंग एनर्जी। बिकॉज़ व्हेन अ व्हीकल ऑफ अबाउट 2 टन्स crashes at 64 kilometers per hour, that is a lot of energy to be managed. So, few things that need to be done. One is that this energy has to be absorbed in such a way that the occupants of the car are not hurt, not injured. तो उसके लिए 2 चीज़ करना पड़ता है। एक तो गाड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा पैसेंजर सेफ होना चाहिए या ऑक्यूपेंट सेफ होना चाहिए। तो हम लोग को अगर गाड़ी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें जैसे कि हमने किया है, बहुत जगह पे हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हॉट फॉर्म स्टील यूज़ किया है। और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, सबसे पहले जब क्रैश होता है तब कुछ चीज़ों को गाड़ी में वो एनर्जी को पहले एब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्रैश कैन, जिसमें ये एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होता है। फिर बाकी एनर्जी जो है बहुत सारी जगह पे धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होता है। तो ये सबसे पहले है। उसके बाद में दूसरा ऐसा है कि अंदर जो बैठने वाला व्यक्ति है, तो जब एक्सीडेंट होगा तब वो भी तो आगे जाएगा, और आगे जाएगा मतलब बहुत ज़ोर से आगे जाएगा। तो जाके वो मतलब डायरेक्ट विंडशील्ड के साथ में, डैशबोर्ड के साथ में क्रैश हो सकता है अंदर का व्यक्ति। तो क्रैश ना होने के लिए उसके अंदर कुछ रिस्ट्रेंट सिस्टम्स डालने पड़ते हैं, जिससे अंदर का आदमी धीरे-धीरे आगे जाए, ना कि एकदम जंप किया करे। उसके लिए एयरबैग होता है, सीट बेल्ट होता है, एंड सीट बेल्ट भी काफ़ी अलग टाइप का होता है, जिसके अंदर एक एक्सप्लोसिव सीट बेल्ट के अंदर भी लगता है। तो उससे सीट बेल्ट कुछ हद तक आपको आगे जाने देता है, उसके बाद में एकदम बंद कर देता है। So all the energy of the person is also absorbed in a very gradual way. But how, I mean, so this is, let us say, how the fresh front crash is handled. आगे से अगर कोई गाड़ी आके टकराती है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए कि ड्राइवर या को ड्राइवर और सामने वाली गाड़ी, इसके बीच में करीबन 1.5 मीटर की जगह आपको मिल जाती है एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए। वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। लेकिन यही टक्कर अगर साइड से होती है, तो आप और टकराने वाली गाड़ी, इसके बीच में हार्डली 4-5 इंच का फ़र्क होता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है मैनेज। और उसमें ऐसा होता है कि करीबन 20 मिलीसेकंड के अंदर-अंदर आपको ये मालूम करना होता है कि क्रैश हो गया, उसके बाद में एयरबैग डिप्लॉय होना चाहिए, और जब तक आपका शरीर क्रैश की तरफ जाता है, उसके अंदर-अंदर ये एयरबैग आपको रोकना पड़ता है। अगर एयरबैग आपको नहीं रोकेगा तो आप जाके टकराएँगे साइड, और ये बहुत डेंजरस होता है। तो ये सेकंड हुआ। थर्ड इज़ समथिंग कॉल्ड पोल क्रैश। तो वो और भी डेंजरस हो जाता है, बिकॉज़ पोल इज़ अ वेरी नैरो ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा-सा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर छोटा-सा ऑब्जेक्ट आपको आके टकराएगा तो काफ़ी अंदर तक घुस जाता है। तो ये हो गए मेनली क्रैश। उसके बाद में जेन कैप 5 स्टार के लिए पेडेस्ट्रियन सेफ्टी फॉर हेड फॉर्म, ये भी एक होता है कि जिसमें अगर कोई और आके आपकी गाड़ी के ऊपर अगर गिर जाए, तो उनको चोट नहीं लगनी चाहिए। तो उनका सर जब आपके बोनेट से टकराएगा, तब
बॉनेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो एक्सीडेंट वाला जो सर है वो जाके आपके अंदर के पार्ट जैसे इंजन को ना टकराए, और इतना सॉफ्ट भी होना चाहिए कि एनर्जी एब्सॉर्ब कर पाए और सर को चोट ना लगे। और सिमिलरली किसी के पैर के साथ में जब गाड़ी टकराती है तब बम्पर, हेडलैम्प वगैरह सब चीजें जो है कोलैप्स होनी चाहिए, ना कि सामने वाले आदमी की पैर टूट जाए। तो ये सब चीज करने के बाद 5 स्टार के पास पहुंचते हैं। उसके बाद में ईएसपी की जरूरत भी होती है गाड़ी में, जिससे जहां तक हो सके गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही ना, गाड़ी आपके कंट्रोल में बनी रहे, चाहे नीचे बारिश हो या रेत हो या कोई भी चीज नीचे हो, तो आपके ब्रेक ठीक से लगने चाहिए। अगर आप जल्दी रोकना चाहते हैं तो जल्दी रुकनी भी चाहिए गाड़ी। तो ये सब चीजें मिला के फिर 5 स्टार बनता है। लेकिन क्या आपको जो पुरानी मतलब प्री फेसलिफ्ट हैरियर और सफारी थी और जो नई फेसलिफ्ट हैरियर सफारी है, उसमें ऑफ कोर्स एयरबैग्स चेंज किए हैं आपने, बट उसके अलावा क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़े आपको? जो- तो सी न्यू जो नॉर्म्स हैं जीएनकैप के, उसमें काफी चेंजेस है कंपेयर टू प्रीवियस वन। फॉर एग्जाम्पल, इट रिक्वायर्स सिमेट्रिक क्रैश, यानी क्रैश अगर दोनों साइड हो तब भी अंदर के लोग उतने ही सेफ रहने होने चाहिए। उसके लिए जो भी हम लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं वो दोनों साइड करना पड़ता है। तो हाई स्ट्रेंथ स्टील हुए या हॉट स्टैम्प पार्ट हुए, ये दोनों लेवल पे करना पड़ता है। सिमिलरली 6 एयरबैग, सिमिलरली ईएसपी भी पहले वाले इसमें नहीं था जेल का। तो ये सब चीजें एडिशन है। साइड पोल भी नहीं था और लेग फॉर्म भी नहीं था, तो इन सब के लिए काम करना पड़ता है उसके साथ में। हुँ। ओके, क्या आपने कौन-सा वेरिएंट भेजा था ग्लोबल एनकैप टेस्ट करने के लिए? हालाँकि अब सफारी में तो 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, तो फिर पर कौन-सा वेरिएंट भेजा था आपने टेस्ट करने के लिए? तो वो हमारी चॉइस नहीं रहती है, जीएन कैप चूज करता है। और जीएन हुँ, कैप हमसे हमारी पूरी ब्रोशर्स लेता है कि हम कितनी टाइप की गाड़ियां बनाने वाले हैं। फिर उसमें से वो हर हर किस्म की एक एक दो दो गाड़ी मंगाता है। हुँ, और करीबन 70 के आसपास टेस्ट होते हैं अलग अलग। उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट मिल पाता है। तो उसमें उनकी साइड से वो लोग देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में समझो वजन ज़्यादा है, या कौन सी गाड़ी में आपने ज़्यादा चीज़ें लगाई हैं, जैसे सनरूफ हुआ या और कुछ हुआ। तो उस गाड़ी को भी टेस्ट करना पड़ता है और बॉटम हाउस गाड़ी को भी टेस्ट करना पड़ता है। हुँ, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमको ये गाड़ी आपसे चाहिए। ओके। फिर उनके साइड से एक आदमी आता है, वो गाड़ी को सिलेक्ट करता है, गाड़ी को सील करता है बाकायदा, और किलोमीटर्स का रीडिंग लेता है, और फिर वो गाड़ी वहाँ जाती है। ओके, तो कितनी गाड़ियाँ टेस्ट हुई हैरियर और सफारी में? सो कुल मिला के करीबन मतलब 70-80 100 के ऊपर टेस्ट हुए। एंड नंबर ऑफ कार्स इज प्लेंटी ऑफ कार्स। सब गाड़ी हमको वहाँ भेजनी पड़ती है। हुँ। आपने हैरियर और सफारी में तो 6 एयरबैग्स किए हैं, लेकिन हमने देखा है अभी Hyundai ने अपने सारे ही पोर्टफोलियो में उन्होंने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं और एयरबैग्स विद सीट बेल्ट्स एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना देते हैं किसी भी गाड़ी में। तो क्या आप भी इस पर सोच रहे हैं कि आप भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड करें? तो सी वी आर कमिटेड टू सेफ्टी। हम सेफ्टी की तरफ बहुत कमिटेड हैं। तो जैसे 6 एयरबैग हुआ या एक-एक चीज़ हुई गाड़ी में सेफ्टी की एडिशन, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक बड़ी जल्दी जा पाएँ, और उसकी तरफ हमारा काम ज़्यादा चले, ना कि एक-एक चीज़ ऐड करने में। तो जैसे हमने बताया कि पीएन कैप अभी इंडिया में आ गया है, हुँ, तो हुँ। हम उसमें भी अपना गाड़ी देना चाहेंगे, और उनसे बात भी चालू हो चुकी है। तो ऐसा धीरे-धीरे सब गाड़ियों का टेस्ट होगा, और मतलब जैसे-जैसे बीएन कैप कर पाएगा, हम दे पाएँगे, वैसे सब गाड़ियाँ टेस्ट हो जाएँगी। ओके, अब सवाल ये भारत एनकैप का ये है मेरा कि अभी तक तो ग्लोबल एनकैप की टेस्टिंग होती थी, पर आगे क्या आप ग्लोबल एनकैप पे भी गाड़ी देंगे और भारत एनकैप में भी गाड़ी देंगे या फिर आप सिर्फ भारत एनकैप में गाड़ी देंगे? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? So, I mean, as long as, Bharat NCAP is, let us say, the gold standard for safety, and it is today, तब तक तो भारत एनकैप नहीं देंगे गाड़ी। तब हुँ, दूसरे बाहर जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, हुँ।
ओके, तो आगे से हम भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग देखेंगे टाटा मोटर्स की। ओके, इसके अलावा आपको क्या लगता है अभी जो भारत एनकैप के स्टैंडर्ड सामने निकल कर आए हैं, क्या वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर है? क्योंकि वो हैं लगभग, लेकिन आपका व्यू क्या है? क्या आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर कुछ एडिशन चाहते हैं? नहीं, नहीं, पीएन कैप काफ़ी सोच समझ के बनाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है और जीएन कैप के बराबर ही है। उसमें कोई मतलब अलग चीज़ें नहीं है उसमें और पीएन कैप इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैपन फॉर इंडिया। इसके साथ ये सवाल पूछना चाहती थी कि सेफ्टी कस्टमर्स के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती जा रही है। ये हमें लगता है, लेकिन लेकिन आपने मैट्रिक्स देखा होगा कि कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है सेफ्टी को लेकर और कितना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं सेफ्टी को। तो सेफ्टी का अवेयरनेस ये धीरे-धीरे ही बढ़ता है। हम भी देखेंगे धीरे-धीरे ही बढ़ेगा यहाँ पे भारत में। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी तरफ लोगों का रुख काफ़ी अलग हो गया है और लोग अभी जानते हैं और मानते हैं कि सेफ गाड़ी होना कितना फ़ायदेमंद है। और उस तरफ हम देखेंगे कि जैसे अ, हम हैं वैसे बहुत सारे ओईएम अभी सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इससे धीरे-धीरे भारत में काफ़ी इसका प्रचलन हो जाएगा। हुँ। एक सवाल मेरा यहाँ पर कॉस्ट पर है। इन सब का कॉस्ट इम्प्लीकेशन कैसा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हैरियर सफारी की ही बात करें, तो उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन क्या था टू ब्रिंग इट टू द स्टैंडर्ड्स दैट सेफ्टी रिक्वायर्स? तो कॉस्ट तो होता है, हर चीज़ का कॉस्ट होगा, इसका भी है। लेकिन बहुत बार हम जो है पूरा कॉस्ट कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि सेफ्टी ऐसी चीज़ है जो वैसे भी करनी चाहिए। तो कुछ कॉस्ट कस्टमर को दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। उसी हिसाब से आगे भी चलेगा। ओके, कुछ दिन पहले लेट्स टॉक अबाउट फ्यू अदर थिंग्स एज़ वेल। कुछ दिन पहले रांजनगांव में एक मिसहैप हुआ था जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। क्या वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है? क्या प्रोडक्शन वहाँ पर नॉर्मल लेवल पे पहुँच गया है? हाँ, ये सच है कि वहाँ कुछ हादसा हुआ था, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि सितंबर महीने में हमारी नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बनी है। हुँ। तो ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए है कि अगर ऐसे कुछ होता भी है कंपनी में, तो काफ़ी कंपनी अजाइल है और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के हम ये ज़रूर पूरा नंबर बना पाते हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि हैरियर और सफारी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो देन आपकी प्रोडक्शन में किस तरह का इम्पैक्ट आएगा? कितना हमारे एज़ अ कंज्यूमर सबको ये फ़िक्र है कि भई कितना वेट करना पड़ेगा गाड़ियों का? इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, उस इंसिडेंट का और सफारी हैरियर का कोई मतलब एक-दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। वैसे भी नहीं हुआ है। हुँ। नेक्सॉन के ऊपर भी नहीं हुआ। हैरियर सफारी के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड हम लोग बहुत तैयारी में हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी हम दे पाएँ। ओके, लेकिन क्या बिकॉज़ अब आपके पास प्रोडक्शन की ज़रूरत बढ़ने वाली है बिकॉज़ ऑफ द रिस्पॉन्स, बट कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है आपकी अक्रॉस द 2 प्लांट्स? तो ये बात शायद हम कई बार कर चुके हैं। तो कैपेसिटी अ, एक रहती है, लेकिन जब-जब हम देखते हैं कि और कैपेसिटी की ज़रूरत है या डीबॉटलिंकिंग की ज़रूरत है या डिमांड बढ़ रहा है, तो आपने पहले भी देखा होगा कि हम काफ़ी जल्दी उसको डीबॉटलिंक करके कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और वो चीज़ आगे भी काफ़ी जारी रहेगी। तो हमें कोई उसमें संदेह नहीं है। बट कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन एज़ ऑफ नाउ है किस लेवल पर? हाईएस्ट लेवल। इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल। हुँ। और इसके बाद आपने जो प्लांट लिया है अभी सानन में, उसको किस तरह से आप यूज़ करने का प्लान बना रहे हैं? तो उस प्लान की तैयारी अभी चालू है। उस प्लान में कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ये धीरे-धीरे डिसाइड हो रहा है और आगे आते वक़्त में आपको ये बताया जाएगा कि उस प्लान से कौन-सी गाड़ी कब बनेगी और जल्दी ही शायद वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, कर्व अब आपका नेक्स्ट बड़ा बिग प्रोजेक्ट है, तो क्या वो हम एक्सपेक्ट करें कि वो सानन में बनना शुरू होगा? जी, कौन-सी चीज़ कहाँ बनेगी आपको धीरे-धीरे बताया जाएगा, वक़्त आने में बताया जाएगा। ओके, बट कर्व की प्लानिंग क्या चल रही है अभी फिलहाल?
कर्व की डेवलपमेंट चालू है, इंजीनियरिंग के टेस्टिंग चालू है और वो अगले साल आएगा मार्केट में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिस्टर सावरकर हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमसे ये बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।